Hello students, welcome to my YouTube channel Mathmavens. I am Sumit Bansal. I hope you all are doing absolutely fine. So in the last lecture we have discussed about assertion reason question of trigonometry. बहुत ही इजी लेक्चर था, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया जो 2 और 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नेक्स्ट। जो चैप्टर है हमारा नेक्स्ट वो है चैप्टर 9। चैप्टर 9 जो है इसका टाइटल है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर है हमारा नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस, जो आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, बहुत से बच्चे हमेशा मुझसे पूछते हैं, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा, सर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। कुछ ऐसे बड़े भैया दीदी मिलते होंगे कहीं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपको फेसबुक पे ऐसी वीडियोस मिलती होंगी जहाँ कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई बचपन में हमने 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, साइन थीटा कोस थीटा, मेरे तो कोई यूज़ नहीं आ रहा। तो देखो, सबसे पहला जो यूज़ है इसका, ध्यान से समझना झंडुओं, इनका यूज़ कहाँ पे है बता रहा हूँ आज। चैप्टर 8 में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो उसके जस्ट बाद एनसीईआरटी में गिवन है चैप्टर 9, जिसका नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 जो है वो क्या है आपका, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साफ साफ चैप्टर में लिखा हुआ है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, और फिर तुम पूछते हो कि सर इसका यूज़ क्या है। यूज़ तो इसका दे रखा है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, कोई भी आपके सामने एक फिगर है कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक पोल है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, ये इसकी शेडो है, तो क्या आप इसकी हाइट बता सकते हो। कितना अमेजिंग ये हमारे पास टूल है कि अगर हमें एंगल पता है ग्राउंड का, जो शेडो से हम किसी एक रेफरेंस पॉइंट से हम देख रहे हैं लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ से बिल्डिंग की हाइट बना दे रहे हैं बिना कैलकुलेशन के। क्या चाहिए, शेडो जो है इस बिल्डिंग की, इस शेडो की हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं क्योंकि ग्राउंड पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन इजीली मेजर हो सकता है, इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट भी आता है ना। तो कहने का मतलब एंगल हमें पता है, शेडो की लेंथ हमें पता है, तो हाइट ऑफ पोल या बिल्डिंग वॉट एवर इट इज़ ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना ब्यूटीफुल इसका यूज़ है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन इनमें चैप्टर में उसने एडजस्ट किए हैं। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इतने प्यारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके सामने सिचुएशंस प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे किस सिचुएशन में आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हो। और फिर पूछते हैं लोग कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या, भाई यहाँ यूज़ है ना। अब कोई ऐसा इंसान है जो कहते भाई मेरा फील्ड ऐसा है कि मेरे तो यूज़ ही नहीं आता, तो भैया वो तुम्हारे फील्ड की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब आप इसको कितना यूज़ में ला पाते हो वो आपके ऊपर है ना। तो ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतनी बात तो कि इसका यूज़ क्या है। और आज के बाद मेरे सामने तो नहीं बोलोगे कि सर इसका यूज़ कहाँ है, मैंने बता दिया एक यूज़। तो बाकी यूज़ अगर चाहिए तो फिर बताएंगे किसी और दिन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर। क्या बोल रहा है असर्शन में, इन अ गिवन फिगर अ टावर ए बी इज 20 मीटर हाई एंड बी सी शेडो ऑन द ग्राउंड। जो टावर है हमारा ए बी, इसकी हाइट क्या है, 20 मीटर है। शेडो जो है ग्राउंड पे उसकी लेंथ क्या है, 20√3 है। देन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन सन का 30 डिग्री है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लिख लेना, द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है, ये जो हमारी लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, लाइन ऑफ साइट। और ये जो बी सी है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो हमारी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। अब इसमें हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और एलिवेशन आपको पता है क्या होता है, एलिवेशन का मतलब ही यही होता है ना। एलिवेटर क्या काम करता है, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, है ना। एक दिन आपको भी नीचे से ऊपर चले ही जाना है कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बनाती है तो उस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। अब कह रहा है कि ये 30 डिग्री होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जो एंगल गिवन होता है उसके ऑपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। उसके एडजेसेंट साइड होती है क्या, बेस। ये है 90, तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं tan थीटा यहाँ पे यूज़ करूँ तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर tan थीटा ही क्यों यूज़ किया, tan थीटा बेटा इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है। तो जो गिवन होता है उसी का तो यूज़ करते हैं, है ना। भाई तुम्हारे सामने रात को तुमने बोला भी मम्मी खाना दे दो, मम्मी ने रोटी के साथ दाल दे दी और तुम पनीर खा रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या।
जो चीज़ आपको गिवन है वही तो खाओगे। तो कहने का मतलब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है परपेंडिकुलर और बेस, तो इसी का तो यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज से क्यों पंगे लेने हैं, नहीं लेने पंगे। तो हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अब थीटा हमारा यहाँ पे कितना गिवन है हमें नहीं पता, यही तो फाइंड करना है बेटा, 30 मत रख देना, यही तो फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है 20, बी कितना है बेस 20√3, 20 से 20 कैंसिल, क्या आ गया 1/√3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर tan थीटा 1/√3 है तो क्या थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है? टेबल याद हो जाना चाहिए दिमाग में। तो 30 डिग्री बिल्कुल होती है सर। तो 30 डिग्री अगर इसकी वैल्यू होती है तो इसने क्या कुछ और बोला है क्या, 30 तो बोला है। तो मतलब ये बात बिल्कुल ट्रू है, जो स्टेटमेंट है हमारा असर्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीज़न को ध्यान से समझना। आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने कम उठाए हैं इस चैप्टर के लिए, बट उसमें कॉन्सेप्ट इतने शानदार शानदार आ जाएंगे कि अगर 6 से 7 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिए तो कोई क्वेश्चन इसका ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो। ठीक है, ध्यान से समझना। रीजन में क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है। एमसीक्यू भी आ सकता है, ध्यान से समझना। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन कैन बी एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल। अब एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं हर जगह एक्यूट एंगल का ही यूज़ किया है, और तुम्हारी बुक में भी 10th लेवल तक सिर्फ एक्यूट एंगल्स की ही वैल्यू आपको पता है कि साइन 0 से 90 तक की वैल्यू आपको पता है, 120, 150, 180, 270 आगे और चला जाएगा। ऑब्ट्यूस का भी मैं आपको रिफ्लेक्स बोल दूं तो आप इनकी वैल्यूज़ नहीं बता पाओगे, है ना। 11th में ऑल दो इसका प्रॉपर एक सिस्टम होता है, कैसे फाइंड करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब आप 11th में हो जाओगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन कैन बी एक्यूट और ऑब्ट्यूस। देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, द लाइन ऑफ साइट, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो डेफिनेशन है ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या होते हैं, वो होता है एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब बात ये आती है, इसका जो आंसर मैं जो बताऊंगा, इसका आंसर मैं बताऊंगा ओनली एक्यूट, ऑब्ट्यूस नहीं होगा। ठीक है, उसके दो रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कुछ लोगों को हो सकता है कि मुझसे डिसएग्री करें, बट मैं यहाँ पे रीज़न दे रहा हूँ आपको, रीज़न ध्यान से समझना। 3 रीज़न मैं आपको दूंगा कम से कम। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है वो है लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, कि इनके बीच में जो एंगल है वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो देखो ये पूरी हो सकती है, एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये कंप्लीट है और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में तो एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, और अगर इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो वो कहेंगे सर ऑब्ट्यूस भी होना चाहिए। कहीं कहीं गूगल पे सर्च करोगे तो ऑब्ट्यूस भी बताएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको क्या मिलेगा, एक्यूट मिलेगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th, पढ़ रहे हैं ना, कह रहे हैं सर क्या नहीं बात है इसमें। क्लास 10th में आपके लेवल तक इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको गिवन है वो सारे किस पर बेस्ड गिवन है, एक्यूट एंगल पर गिवन है। कहाँ पे गिवन है, एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की जब भी बात करते हैं एक एंगल तो 90 फिक्स होता है, ये जो दो एंगल बचते हैं इन दोनों ही एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्यूट एंगल। तो कहने का मतलब ये है आपके लेवल तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें हमेशा एक्यूट एंगल का ही डिस्कशन होगा। हालांकि एक्यूट ऑब्ट्यूस दोनों, देखो इस डेफिनेशन से मैंने समझा दिया कि दोनों बन रहे हैं, एक्यूट भी बन रहा है ऑब्ट्यूस भी बन रहा है, बट हम एक्यूट को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, थर्ड रीज़न देखो, थर्ड रीज़न ये हो सकता है, पहला रीज़न मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा रीज़न ये हो गया। थर्ड रीज़न क्या है, आपकी बुक में 8.1 में या 8.2 में क्वेश्चन है कि इफ़ थीटा इंक्रीजेस, इफ़ थीटा इंक्रीजेस देन साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ़ थीटा इंक्रीजेस देन साइन थीटा इंक्रीजेस। उसने कुछ नहीं बोला कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है, उसने सीधा सा ये क्वेश्चन बोला है इफ़ थीटा इंक्रीजेस देन साइन थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, इसने ये बात बोली है। तो यहाँ पे अगर जो बच्चे 11th-12th में जिन्होंने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अच्छे से, अभी तो हालांकि 10th वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि जो एंगल्स है ना हमारे पास, एंगल आपको गिवन है 0 से 90। 90 के आगे एंगल होते नहीं, क्या होते हैं, 90 से आगे 180 तक जाएंगे, फिर 270, 360, 5,03,535 डिग्री, इतना भी एंगल हो सकता है, कितना भी हो सकता है, एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ध्यान रखना। दूसरी बात, जो साइन का ग्राफ होता है, थोड़ा सा मैं अब यहाँ और इसकी डेप्थ में जा रहा हूँ। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, जिन बच्चों को पता होगा साइन का ग्राफ ऐसा होता है, तो साइन की जो वैल्यू होती है ना वो -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है।
वैल्यू क्या करती है, -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है, कभी 1 पहुंच जाएगी, कभी -1, कभी 1, कभी -1, और एंगल इसका बढ़ता जाएगा। तो वैसे देखा जाए ना तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, साइन की वैल्यू कभी 1, -1, 1, -1, 0, 1/2, -1/2 इस टाइप से चलती जाएगी। तो थीटा हमेशा इंक्रीज नहीं होता। ये स्टेटमेंट वैसे तो फॉल्स है, बट आपकी बुक में ये स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपको ये समझना है कि आपके लेवल तक जो थीटा अज्यूम कर रहा है वो बुक में, वो अज्यूम कर रहा है 0 से 90, कि 0 से 90 ही थीटा हमें लेना है। तो 0 से 90 की अगर बात करें तो 0 से 90 पर तो वैल्यू इसकी 0 से 1 पे जाती है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसीलिए उसने इस क्वेश्चन को ट्रू अज्यूम किया है ना। तो ट्रू अज्यूम किया है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि थीटा वो 0 से 90 पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो वही रेस्ट्रिक्शन मैं यहां पे भी लगाना चाहूंगा कि अगर 0 से 90 हमने रेस्ट्रिक्ट किया है तो इट इज ऑलवेज गोना बी एक्यूट एंगल, डजंट मैटर वेदर इट इज एलिवेशन और डिप्रेशन। गॉट इट। सो इट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये हमारा ऑलरेडी हमने चेक कर लिया था, ये भी हमारा क्या था, ट्रू था। तो ये दोनों ही हमारे ट्रू हो गए, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओ सॉरी, ये ट्रू था और ये फॉल्स हो गया ना। हाँ, ये फॉल्स हो गया हमारा, क्योंकि ऑब्ट्यूस तो हो नहीं सकता। इसने बोला ऑब्ट्यूस भी होगा, तो एक्यूट और ऑब्ट्यूस नहीं, ओनली ऑब्ट्यूस होगा, है ना। सॉरी, ओनली एक्यूट होगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है। तो इस केस में आपको पता है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होता है, व्हेन असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को डील करोगे, सारी चीज़ें हैं, तो समझने पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन 63। असर्शन में क्या बोल रहा है, अ लैडर 16 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। सो सपोज ए बी इज अ वॉल, है ना। ए बी क्या है, हमारे पास वॉल है। ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारी। लैडर जो है वो क्या होगी, ऐसे ही तो होती है लैडर, है ना, थोड़ी स्लोप में होती है, स्लैंट में होती है थोड़ी सी। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, लैडर बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, लैडर। तो ये जो है आपकी क्या हो गई, लैडर हो गई, ये आपकी वॉल हो गई। लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल। ध्यान रखना यहाँ, इसको 60 मत ले लेना, बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसको 60 लिख देंगे, ये 60 नहीं है। लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, वॉल के साथ। तो ये लैडर है, ये वॉल है, तो 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे बन रहा है। तो क्या सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस एंगल को मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, देखो चीज़ें बहुत है सीखने के लिए, ध्यान से समझना। क्या मैं इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कह सकता। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है बेटा, जब ये हमारे पास पोल है मान लो, और ये लाइन ऑफ साइट है। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इमेजिन करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो मेरा लाइन ऑफ साइट है। क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर लो, चाहे आप डिप्रेशन की बात कर लो, दोनों में ही डेफिनेशन सेम रहेगी कि किस एंगल को एलिवेशन या बोला जाता है आपका ये डिप्रेशन, किस एंगल को बोला जाता है, लाइट लिख दिया सॉरी मैंने, लाइन ऑफ साइट किसको बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट एंड किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अगर लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है तो उसको बोला जाएगा एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो ये जो एंगल होता है ना, इसको बोला जाएगा डिप्रेशन। और इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम इक्वल कर देते हैं और कहते हैं कि डिप्रेशन और एलिवेशन इक्वल होंगे। बट क्या ये ऐसा बन रहा है, अगर ये डिप्रेशन का एंगल होता तो वो तो यहाँ बनता, बट ये तो नहीं बन रहा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है, देन द हाइट ऑफ द वॉल इज 8 मीटर। हाइट कितनी है वॉल की, 8 मीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। लैडर कितनी है, 16 मीटर। ये चीज़ आपको चेक करनी है कि क्या वॉल की जो हाइट है वो 8 मीटर होगी या नहीं होगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये 60 डिग्री है, ये 90 है। इस 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो गिवन एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस। ये 90 का ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो मुझे क्या गिवन है, अगेन वही चीज़ जो गिवन है वही यूज़ करेंगे। गिवन क्या है, हमें चेक करना है वॉल कितनी होगी हाइट में, और लेडर मुझे गिवन है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस गिवन है। क्या गिवन है, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो बेस एंड हाइपोटेन्यूस कहाँ से मिलेगा, कोस से मिलेगा सर। थीटा पता है क्या, बिल्कुल पता है, कितना है 60 डिग्री। बेस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वॉल की हाइट हो गई, वो हमें नहीं पता, फाइंड करना है ना। एच कितना है 16। कोस 60 क्या होता है, 1/2 होता है। जो 16 डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। इक्वल में क्या बचेगा, बी। 2 से 16 कैंसिल, बी की वैल्यू आ गई 8, और बी हमारा क्या था, वॉल की हाइट थी। तो बिल्कुल सही बात है, 8 होगा। इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब इसमें मैंने इसको एक्सप्लेन इसीलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन 60। द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज
√3/2। तो क्या आपने साइन 60 का यूज़ इसमें किया है? क्या आपने साइन 60 डिग्री का इसमें यूज़ किया है जो मैंने आपको प्रूफ करवाया है अभी? नहीं किया। साइन 60 का आपने यूज़ नहीं किया, आपने यूज़ किया है cos 60। पहले तो ये चेक करना है क्या ये ट्रू है। साइन 60 √3/2 होता है क्या? बिल्कुल होता है। नेक्स्ट चीज़, अब दोनों ट्रू हो गए तो चेक करना है क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हमने तो cos 60 यूज़ किया है, साइन 60 यूज़ नहीं किया। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन असर्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? असर्शन है हमारा, इफ अ वर्टिकल टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, टावर जो है वर्टिकल है, वर्टिकली होते हैं भाई टावर, कितना है? 50 मीटर बना दिया मैंने इसकी हाइट। कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ कितना? 50√3। तो शेडो जो है इसकी वो क्या है? 50√3। तो ये एंगल हमसे पूछ क्या रहा है, चलो पढ़ते हैं। देन एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल कितना होगा? तो अभी ऐसा सेम क्वेश्चन करवाया है, मुझे बताओ इस गिवन एंगल का ऑपोजिट क्या हो गया? परपेंडिकुलर। एडजेसेंट क्या हो गया? बेस। क्या यूज करेंगे? टेन थीटा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा, थीटा मुझे फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 50 गिवन है, बेस गिवन है 50√3। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 50 से 50 क्या हो रहा है? कैंसिल। हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा? 1/√3। तो मुझे बताओ टेन थीटा √3 कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। बट इसने क्या बोला है? एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री, बट हमारे पास एंगल क्या है? 30 डिग्री। इट मीन्स द असर्शन इज फॉल्स। और जैसे ही हमें ये फॉल्स मिल गया, हमें पता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है, डायरेक्ट ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या होता है? असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। दोनों फॉल्स का कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो इसका मतलब रीजन मस्ट बी ट्रू। बट रीजन ट्रू क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन डिक्रीजेज देन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर इंक्रीजेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, यहाँ पे आपका सन का एंगल है सपोज 60 डिग्री। एंगल क्या है? 60। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन सन का डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये एंगल डिक्रीज कब होगा? मुझे एक बात बताओ, एंगल डिक्रीज कब होगा? जैसे जैसे मैं इसके क्लोज जाऊंगा, तो एंगल तो क्या होगा? बढ़ेगा या क्या होगा? एंगल यहाँ पे इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैं 80 कर देता हूँ, फिर और क्लोज जाएंगे तो 90 हो जाएगा। इस बात को समझना। मैं यहाँ दोबारा बताता हूँ आपको। अगर मान लो मैंने यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ की हैं, यहाँ पे है एंगल 60 डिग्री। अब मैं थोड़ा सा क्लोज चला गया तो मुझे ज़्यादा हाइट पे देखना पड़ेगा और हमारा हेड और ऊपर हो जाएगा, है ना। और ऊपर हो जाएगा मतलब ये एंगल इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैं 80 लिख देता हूँ। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो एंगल हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। दूर जाएंगे तो एंगल डिक्रीज होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा। तो ये कह रहा है कि सन का एंगल डिक्रीज हो रहा है। मान लो पहले 60 था, अब कितना हो गया? 30 हो गया, डिक्रीज हो गया। तो पहले शेडो इतनी बन रही थी, अब शेडो इतनी बन रही है। तो क्या शेडो इंक्रीज हो रही है क्या? बिल्कुल सही बात है, शेडो इंक्रीज हो रही है। तो ये आपका ट्रू होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इफ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है, बिल्डिंग के फुट की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बिल्डिंग के फुट के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। जब एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा देन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर इंक्रीजेज। और जब वो सन का एंगल इंक्रीज होगा तो शेडो ऑफ द टावर हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इस बात को ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बता दिया था ना मैंने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, रह तो नहीं गया? 64 में 64 का ऑप्शन डी करेक्ट हो गया ना, क्योंकि ये फॉल्स है और ये हमारा ट्रू है, इसलिए तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, राइट। देखो नेक्स्ट, ये देखो यहाँ ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 65 में क्या कह रहा है? असर्शन में हाइट ऑफ एन ऑब्जर्वर इज एच मीटर। ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहेगा आई थिंक। हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज एच मीटर। ये ऑब्जर्वर ज़्यादा ही बड़ा बना दिया ना, थोड़ा छोटा करते हैं इस ऑब्जर्वर को। ये है सपोज ऑब्जर्वर ए बी, इसकी जो हाइट है वो क्या है? एच मीटर है। क्या है? एच मीटर है ना, ये हमारा एच है, एच मीटर। ही स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इस पर ये खड़ा है, बीसी ग्राउंड मैंने ले लिया। एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 एच मीटर फ्रॉम अ वर्टिकल पिलर ऑफ हाइट 4 एच मीटर। तो एक वर्टिकल पिलर है, उसको मैंने बी डी बना दिया। अब क्योंकि इसकी हाइट एच है तो ये इसने बोला है 4h है, तो 4h ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, है ना। इसकी हाइट क्या है? बॉय की,
इसकी हाइट है h, इसकी हाइट क्या है 4h, और इससे कितने डिस्टेंस पर है, √3h डिस्टेंस पर है, ये हमें गिवन है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमें बोल रहा है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ से देखेगा बताओ, ए पॉइंट से ऑब्जर्व करेगा या बी पॉइंट से ऑब्जर्व करेगा? कहाँ से देखते हो तुम, यहाँ से देखते हो क्या, अपने पैरों से देखते हो? नहीं, आंखों से देखते हैं भी। तो पॉइंट ए जो है यहाँ से इसको ऑब्जर्व करेंगे डी को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो एक हॉरिजॉन्टल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया यहाँ पे, नेम इट एज पॉइंट ई। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल आपको 60 डिग्री प्रूफ करना है कि होगा या नहीं होगा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन थोड़ा इसीलिए उठाया है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ये जो 4h है ये इस कंप्लीट की हाइट है, अगर इसकी हाइट h है तो यहाँ आने के बाद ये छोटा तो हो नहीं जाएगा, है ना। ये कोई डोरेमोन तो चल नहीं रहा, वो डोरेमोन के पास एक ऐसा होता है ना, ऐसी शेप का कुछ उसके पास गैजेट होता है कि यहाँ से वो एंटर करता है और यहाँ से वो छोटा सा होके आ जाता है, इधर से एंटर करता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं अपने पास, ऐसा कुछ अपने पास है नहीं। इसका मतलब हाइट तो सेम ही रहेगी। हाइट अगर यहाँ सेम रहेगी तो ये हाइट है 3h, तो यहाँ हाइट कितनी बच गई, 4h थी, सॉरी यहाँ 4h था, यहाँ h था, तो ये कितना बचेगा 3h। अब ये √3h है तो ये भी क्या होगा √3h। क्लियर है ना यहाँ तक। अब मुझे बताओ इस एंगल के लिए क्या ये परपेंडिकुलर और बेस है, बिल्कुल है। तो मुझे बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3h, बेस हमारे पास क्या है √3h, h से h मैंने कैंसिल कर दिया, क्या बचा मेरे पास 3/√3। अब यहाँ बहुत बच्चों को डाउट होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझना कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा जो √3 × √3 होता है वो क्या होता है √9 होता है, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, +-3 नहीं होता, ध्यान रखना। मैं ये चीज़ बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक अलग से मैंने वीडियो भी डाली है इसकी कि ये क्यों नहीं होता, उसको आप देख सकते हो जाके अगर आपको नहीं पता। तो ये +3 होता है हमेशा, है ना। तो कहने का मतलब रूट में अगर सेम नंबर हो, जैसे √x × √x हो तो ये आपका x ही होता है, हालांकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, कंडीशन होती है यहाँ पे, तो हमारा तो पॉजिटिव ही आने वाला है हर जगह, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इस ऊपर वाले 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × √3 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या बचा हुआ है √3। तो √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास √3। किसकी वैल्यू आई है ये tan थीटा। तो tan थीटा √3 कब होता है बेटा, जब थीटा क्या होता है 60 डिग्री। तो क्या इसने हमें 60 डिग्री एंगल बोला था, बिल्कुल बोला था। मतलब ये जो बात बोल रहा है वो क्या कह रहा है, ट्रू चीज़ कह रहा है। ये तुम्हारी तरह झूठा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है क्वेश्चन में कि ये बिल्कुल ट्रू है। तुम झूठ बोलते हो ना कि आज इतनी पढ़ाई की है लेकिन करते नहीं हो, सब पता है बेटा मुझे। देखो नेक्स्ट में रीजन में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। तो क्या tan 60 √3 होता है क्या, बिल्कुल सही बात है, tan 60 √3 होता है। क्या आपने अब चेक करना है, दोनों अगर ट्रू होते हैं तो आपको चेक करना होता है कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, जो रीज़न है क्या वो एक्सर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या tan 60 का यूज़ किया है आपने, ये देखो tan 60 √3 बिल्कुल हमने यूज़ किया है। अगर रीज़न का आपने असर्शन में यूज़ किया है, अगर आप किसी का यूज़ करते हो तो आप उसको क्रेडिट तो दोगे ही। तो हमने रीज़न का यूज़ किया है, असर्शन ने रीज़न को यूज़ किया है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन असर्शन। गॉट इट, ऑल राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इतने क्वेश्चन देखो इनफ होंगे, इसी में आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा रिवीजन। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अननेसेसरी क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। लिमिटेड क्वेश्चन करने चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं। अब इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है जो आपका रहा हो, जो रहे हैं थोड़े बहुत वो हम जब RD के MCQ करेंगे, या जो मैं मेरे मैवन स्पेशल MCQ जो लेके आऊँगा लास्ट में, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 66। असर्शन में क्या बोल रहा है, इफ़ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ मैन आर सेम। क्या कह रहा है, हाइट AB क्या है हाइट। अरे मुझे पता है, तुम कह रहे हो कि सर पहले रीज़न तो पढ़ लो। tan 45 को ये 0 कह रहा है, फॉल्स है ये, और अगर ये फॉल्स है तो हम सीधा ही बोल देंगे ऑप्शन C करेक्ट है। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है कि ऐसा हो रहा है। देखो tan 45 क्या होता है हमें पता है, tan 45 1 होता है, बट इसने 0 बोला है मतलब फॉल्स है ये। और जैसे ही ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये तो ट्रू होगा ही होगा, असर्शन ट्रू होगा ना, क्योंकि रीजन फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स हो नहीं सकते। और अगर रीजन फॉल्स होता है तो ऑप्शन C करेक्ट होता है कि असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। तो आंसर तो मेरा डायरेक्ट आ गया 5 सेकंड में, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा असर्शन को, क्योंकि सिर्फ ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है 2 मार्क्स में। कह रहा है हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ मैन आर सेम। हाइट जो है मैन की और उसका जो शेडो है वो सेम है दोनों, ये h है तो ये भी h होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पॉइंट A यहीं तक है। अब कुछ ये भी कहने लगेंगे सर ये यहाँ क्या बना दिया, ये नहीं है, यहाँ समझ लो कि पॉइंट A यहाँ पे है।
ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, सन का 45, कह रहा है ये एंगल 45 होना चाहिए। तो देखो वैसे तो ये एज ए रिजल्ट याद करवाता हूँ मैं कि अगर ये हाइट और शेडो सेम होती है, अगर हाइट अगर किसी बॉडी की है, कोई बिल्डिंग है, कोई ह्यूमन है, कोई पॉल है, कुछ भी है, और उसका शेडो है, दोनों की लेंथ अगर सेम है तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों हमेशा 45 होते हैं। क्यों होता है ऐसा, ध्यान से समझना अब इसका लॉजिक। tan थीटा मुझे चाहिए, मुझे ये थीटा फाइंड करना है कि 45 है या नहीं है। इस थीटा की ऑपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूस होगा ना 90 का ऑपोजिट। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें h, बेस क्या है h से h हो जाता है कैंसिल, तो क्या आ जाता है 1। तो tan थीटा अगर 1 आता है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है 45, क्योंकि tan थीटा 1 कब होता है 45 पे होता है। तो ये हमारा 45 आ गया, इसका मतलब ये ट्रू है और ये ट्रू है, ये फॉल्स। मैं आपको बता चुका हूँ कि tan 45 यहाँ पे 0 है, तो ये फॉल्स है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। देखो मैंने कुछ प्लेलिस्ट बना रखी है, एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th शॉर्ट्स की, जिसमें ओनली 10 to 20 सेकंड में टिपिकल एमसीक्यू बड़े बड़े कैसे सोल्व करना है, क्योंकि शॉर्ट में आपको पता है 60 सेकंड मिलते हैं, तो 60 सेकंड में पूरे एमसीक्यूज मैंने सोल्व किए हैं वहाँ पे और समझाए हैं, एक्सप्लेन भी किए हैं। आप करोगे तो 10 से 20 सेकंड में आपका एमसीक्यू हो जाएगा। जो 20 एमसीक्यू हमारे पास आते हैं इंक्लूडिंग असर्शन रीजन, उसके अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 20 मिनट से ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए एग्जाम में, बाकी सारा टाइम हम देंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना। उसके बाद एक मेरी प्लेलिस्ट है क्लास 10th असर्शन रीजन क्वेश्चन के नाम से। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हो। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी क्लास 10th केस बेस्ड क्वेश्चन, जो है केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, केस स्टडी आती है हमारी 12 मार्क्स की, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ हर चैप्टर की 5 6 केस स्टडी मैंने डिस्कस करवाई है, उनको भी अच्छे से जाकर देख लेना। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसमें मैंने कंप्लीट कोर्स की वीडियोस डाली हुई हैं, जिनमें हर चैप्टर की समरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10th RD शर्मा MCQ, जो लेटेस्ट एडिशन है उसका इस साल का, उसके जितने भी MCQs हैं, हर चैप्टर के 50-60 MCQs हैं, वो सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरा एक्सप्लेन भी किया है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और 10 से 20 सेकंड में कैसे सॉल्यूशन लगाना है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, क्या फॉर्मूलाज हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो इन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करना, और थैंक यू वेरी मच।